गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ठोस विलयन। स्टूडेंट देखते हैं ठोस विलयन क्या होता है। ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक ठोस अवयव परस्पर निश्चित ढंग से मिश्रित होते हैं। स्टूडेंट इससे पहले हमने देखा था ठोस द्रव्य विलयन या द्रव द्रव्य विलयन या गैस द्रव्य विलयन, परंतु आज हम लोग सिर्फ ठोस और ठोस विलयन के बारे में यहाँ समझेंगे, जिसमें विलय पदार्थ भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा। हम विलायक में विलय पदार्थ ठोस के रूप में लेंगे और दोनों का विलयन बनाएंगे, ठीक है, जिनमें विलय पदार्थ भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा और इन दोनों से बने हुए जो विलयन ही ठोस विलयन कहलाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक ठोस अवयव परस्पर निश्चित ढंग से मिश्रित होते हैं। उदाहरण अगर देखेंगे तो मिश्र धातु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मिश्र धातु ठोस का ठोसों में विलयन का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार ठोस विलयन को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब मिश्र धातु में आप लोग देखोगे तो जो कांसा होता है, कांसा, पीतल, इस्पात, ये सभी मिश्र धातुएं हैं जो कि दो या दो से अधिक ठोस विलयन के परस्पर मिलने से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट अब देखो, इस प्रकार ठोस विलयनों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है प्रतिस्थापित ठोस विलयन, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। स्टूडेंट इस डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या है और अंतरकाशी ठोस विलयन क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ऐसा विलयन, ठीक है, जिसमें हम विलय पदार्थ भी ठोस ले रहे हैं और विलायक भी ठोस ले रहे हैं। अर्थात देखो पहला टाइप हमारा ध्यान देना प्रतिस्थापित ठोस विलयन। इस डायग्राम को ध्यान दो स्टूडेंट, जिसमें हम विलायक ले रहे हैं ठोस के रूप में, ठीक है। ये एक क्रिस्टल जो दिख रहा है आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये एक विलायक का क्रिस्टल है जिनमें विलय पदार्थ के कुछ कण विलायक, ध्यान देना यहाँ पर, विलय पदार्थ के कुछ कण विलायक के कुछ कण को उसके जगह से हटा करके उसका जगह ले लेता है। उसको हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पर मैं साइन, जो ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, ब्लैक, ब्लू और वाइट, जो ब्लू या ब्लैक है वो विलय पदार्थ है और जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो विलायक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ विलायक है, विलायक के जो व्हाइट कलर के जो अणु है उस अणु को विलय पदार्थ उसके जगह से प्रतिस्थापित कर देता है और उसका जगह खुद ले लेता है। तो इस प्रकार बने हुए जो विलयन को हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। अब और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिस्थापित ठोस विलयन में जो भी अवयवी कण होंगे, जो भी अणु, आयन या परमाणु होंगे, उनका आकार लगभग बराबर होना चाहिए। विलय और विलायक का आकार दोनों का बराबर होना चाहिए, तब जाकर के प्रतिस्थापित ठोस विलयन का निर्माण हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्टूडेंट पीतल, कांसा, इस्पात, इन सारी चीजों में देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग अंतरकाशी ठोस विलयन। अब स्टूडेंट हमको पता है, हमने पढ़ चुका है ठोस अवस्था में कि जब भी ठोस अवस्था में हम एक क्रिस्टल के संरचना को देखते हैं तो क्रिस्टल की संरचना में ये जो अवयवी कण है ये आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए होते हैं और दोनों के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य का जो दूरी भी बहुत ही कम ही होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अगर हम इसके पैकिंग के बारे में देखें, अगर हम
इस ठोस विलयन के अवयवी कण को पैकिंग करके देखें तो हम लोग दो तरीके से पैकिंग करते हैं, और ये आप लोगों को मैं पहले वाले जो वीडियो है, एक वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि कैसे पैकिंग करते हैं। दो तरीके से हम पैकिंग कर सकते हैं। पहला पैकिंग क्या है, एक अणु या आयन के नीचे और एक अणु, या एक अवयवी कण के नीचे और एक अवयवी कण। ये हो गया एक पैकिंग करने का तरीका, और सीरियल वाइज तरह पैकिंग कर सकते हैं। और दूसरा पैकिंग करने का तरीका जो होता है कि दो अवयवी कण के बीच में और एक अवयवी कण, जैसे कि ये दो अवयवी कण है तो इसके बीच में और एक अवयवी कण। ठीक है, तो पैकिंग करने के दो तरीके हैं, हमको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, अंतरकाशीय ठोस विलयन में क्या होता है, जब हम एक पैकिंग को देखते हैं जिसमें एक अवयवी कण के नीचे और एक अवयवी कण है, तो इस प्रकार से बने हुए जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में बीच में कुछ रिक्तियां दिखती हैं, हमको अंतरकाशीय रिक्तियां दिखाई देती हैं, और उन अंतरकाशीय रिक्तियां में विलय पदार्थ जाकर के अटैच हो जाता है, अपना स्थान ले लेता है, या उस जगह में वो समा जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए विलयन को हम अंतरकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण हमको टंगस्टन कार्बाइड में दिखता है। टंगस्टन कार्बाइड, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट कि विलायक के अंतरकाशीय रिक्तियां में विलय पदार्थ का समाहित हो जाना ही अंतरकाशीय ठोस विलयन कहलाता है। और प्रतिस्थापित ठोस विलयन में विलायक के अवयवी कण को हटा करके या प्रतिस्थापित करके विलय कण उसका जगह ले लेना या ले लेता है, जिससे बने हुए विलयन को हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं विलयनों के अणुसंख्यक गुण। विलयनों के अणुसंख्यक गुण, अगर हम प्रकृति में घटने वाले कुछ घटनाओं के बारे में विचार करें तो हमें मिलता है, जैसे वृक्ष की जड़ द्वारा ऊंचे ऊंचे वृक्षों के पत्तियों तक जल कैसे पहुंचाया जाता है। सोचने वाली बात है स्टूडेंट कि जो जड़ होता है, जड़ से जो पानी को अवशोषित करता है, वो पत्तियों तक, ऊंचे स्थान में पाए जाने वाले पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है। ये सोचने वाली बात है स्टूडेंट। अगर आप लोग बायो में ये सारी चीजें पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस तरह पहुंचाया जाता है, फिर भी ये सोचने वाली बात है। दूसरा, लाल रक्त कणिकाओं को जल में रखने पर किस प्रकार टूट जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती हैं। तीसरा देखो स्टूडेंट, मोटर कार के रेडिएटर में भरा हुआ जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी बर्फ में नहीं बदलता, क्यों। तो इन सारे प्रश्नों का हल हमें विलयनों के एक विशेष प्रकार के गुण में दिखाई देता है, जिसको हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। या इन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम इसके विशेष प्रकार के गुण में करते हैं, जिसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है, विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। अर्थात विलय कणों की संख्या कितनी है ये उन पर निर्भर करता है अणुसंख्यक गुण, ना कि विलय किस प्रकृति का होता है उस पर। अणुसंख्यक गुण के कुछ उदाहरण को देखें तो हमें मिलता है, पहला उदाहरण वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो स्टूडेंट, इन सारे अणुसंख्यक गुण को पढ़ने से पहले हमें कुछ जरूरी चीज पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम लोग इस सारे अणुसंख्यक गुण को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो हम अणुसंख्यक गुण को डील करने से पहले हम लोग द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, एक द्रवीय विलयन में विलायक
द्रव्य हो सकता है। ठीक है, विलायक द्रव्य और विलय ठोस द्रव्य या गैस हो सकते हैं। द्रव्य विलयन में विलायक ही वाष्पशील होते हैं, अर्थात विलय वाष्पशील होता है परंतु वो बहुत ही कम होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। द्रव्य विलयन में एक से अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। अगर हम द्रवों तथा ठोसों के द्विअंगी विलयन के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वे विलयन जिनमें दो अवयव होते हैं। पहला द्रव द्रव्य विलयन, देखो हम यहां पर क्या करेंगे, द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे जिसमें दो अवयव होंगे, द्रव द्रव या ठोस द्रव्य या गैस द्रव्य हो सकता है, बट यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ द्रव द्रव्य विलयन और ठोस द्रव्य विलयन का अध्ययन करेंगे। इन विलयनों का मुख्य गुण उनका वाष्पदाब होता है। जब भी हम द्रव्य द्रव्य विलयन या ठोस द्रव्य विलयन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो जब भी द्रव द्रव्य विलयन या ठोस द्रव्य विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ से द्रव के कण जो होते हैं वाष्प के रूप में ऊपर आने लगते हैं, वाष्प में परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, और इसलिए हमको इस विलयनों के वाष्पदाब के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए स्टूडेंट हम लोग वाष्पदाब को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। वाष्पदाब क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट। वाष्पदाब का परिभाषा कुछ इस तरह से है, निश्चित ताप पर किसी द्रव्य के पृष्ठ के ऊपर द्रव्य के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित दाब शुद्ध द्रव्य का वाष्पदाब कहलाता है। तो स्टूडेंट हम लोग एक विकर लेते हैं और उस विकर में हम लोग विलायक लेते हैं। देखो फर्स्ट ए वाला डायग्राम देखना, एक विकर लिए और विकर में हमने जल लिया जो कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल विलायक है, और उसको एक बेल जार से ढक दिया हमने। और जब हम इसमें उष्मा प्रवाहित करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो शुद्ध विलायक का वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। और जितना ज़्यादा हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, उष्मा प्रवाहित करेंगे, उतना ज़्यादा वाष्पदाब में परिवर्तन होने लगेगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो यहाँ पे गोल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाष्प है, वाष्प। ठीक है, और इन बने हुए वाष्पदाब, ध्यान देना यहाँ पर और एक चीज देखो, ये विलायक है और विलायक के वाष्पदाब है, ये मतलब शुद्ध जल के या शुद्ध द्रव्य के वाष्पदाब है। अभी ये विलयन में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे हम उष्मा यहाँ बढ़ाते जाते हैं, हीट प्रोवाइड करते जाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो वाष्प भी बढ़ता जाता है या वाष्प में परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। अब ध्यान देना स्टूडेंट कि इस विलायक के सतह से वाष्प में परिवर्तन होता है तथा जैसे ताप बढ़ाओगे तो और अधिक वाष्प में परिवर्तन होगा। और स्टूडेंट एक ऐसा समय आएगा जिस समय वाष्प, ध्यान देना यहाँ पर, वाष्प जो है वो आपस में टकरा करके संघनित होकर के द्रव्य में परिवर्तन होना और द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन होना, दोनों क्रियाएं एक समान रूप से चलेंगी। स्टूडेंट यहाँ पर जो वाष्प के कण है वो ज्यादा मात्रा में हो जाने के कारण आपस में संघनित होकर वो फिर से द्रव्य में परिवर्तन हो जाते हैं और नीचे सतह पर गिरने लगते हैं। तो जब दोनों की क्रियाएं अर्थात वाष्प कण का द्रव्य में परिवर्तन तथा द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन की दर एक समान हो जाएगी, साम्य हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय वाष्प द्वारा, ध्यान देना, वाष्प द्वारा विलायक के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, वाष्प द्वारा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारा परिभाषा भी यह बोल रहा है, जब साम्यावस्था आ जाएगा अर्थात दोनों की क्रियाएं एक समान होगी, तब वाष्प द्वारा आरोपित दाब, किस पर आरोपित दाब आरोपित करता है वो, विलायक पर, शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब कहलाता है।
वैसे विलयन में वाष्प दाब को देखें तो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि विलयन में विलय के कण या विलय के अणु या विलायक के अणु होते हैं। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पर विलयन की सतह पर विलय और विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात विलायक में अधिक वाष्प बनेगा या वाष्प में परिवर्तन होगा या वाष्प दाब अधिक होगा, और विलयन में वाष्प दाब कम होगा। कारण ये है कि शुद्ध जो विलायक होता है उसमें विलय के कण मौजूद नहीं होते, सिर्फ विलायक ही वाष्प में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ज़्यादा वाष्प दाब लगता है। परंतु यहाँ विलय के कण हैं और विलय के कण है, अर्थात यहाँ शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब बहुत ही कम होगा। शुद्ध विलायक का जो अणु है वो बहुत ही कम वाष्प दाब में परिवर्तन होगा, जिसके कारण कम वाष्प दाब लगेगा, ठीक है। कारण क्या है स्टूडेंट? विलय के कण का पाया जाना। चलो इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो कारक है विलायकों की प्रकृति, दूसरा ताप है, तीसरा अवाष्पशील विलय की उपस्थिति। पहला प्रकार देखते हैं स्टूडेंट, विलायकों की प्रकृति। द्रव्य के पृष्ठ से वाष्प अणुओं का निष्कासन अंतराणु बलों पर निर्भर करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, जब भी विलयन के सतह से कुछ अणु मतलब विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तन होते हैं तो उसमें उन विलायक के अणुओं के मध्य एक अंतराणु बल कार्य करता है, ठीक है। अंतराणु बल कार्य करता है। इस प्रकार जो द्रव्य के पृष्ठ से वाष्प अणुओं का निष्कासन अंतराणु बलों पर निर्भर करता है। अगर अंतराणु बल दुर्बल हो तो वाष्प दाब अधिक होगा। दुर्बल का अर्थात देखो, इन दोनों के मध्य अगर दुर्बल आकर्षण बल हो तो ये आसानी से टूट जाएंगे और वाष्प में परिवर्तन हो जाएंगे। अगर इसमें प्रबल आकर्षण बल होगा तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए होंगे, प्रबल मजबूती से जुड़े हुए होंगे और अलग होने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। या बहुत कम वाष्प में परिवर्तन होंगे, जिसके कारण वाष्प दाब कम होगा। अर्थात अंतराणु बल दुर्बल होने पर वाष्प दाब अधिक होता है, प्रबल अंतराणु होने पर वाष्प दाब कम होता है। इसका उदाहरण देखें, डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है। ध्यान देना, यहाँ पर C2H5O, ये हमारा है डाई एथिल ईथर और C2H5OH ये हमारा है अल्कोहल। अगर दोनों की संरचना को अगर देखें हम तो C2H5OH अल्कोहल में OH हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि प्रबल अंतरा आकर्षण बल होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है। अगर इस प्रकार अगर हम C2H5 और C2H5 डाई एथिल ईथर की संरचना को देखें तो इनके मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। ध्यान देना, यहाँ पर इनके मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होगा। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसलिए एथिल अल्कोहल की अपेक्षा डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक है। जहाँ प्रबल अंतराणु बल कार्य करता है वहाँ वाष्प दाब कम होता है, जहाँ दुर्बल अंतराणु बल कार्य करता है वहाँ वाष्प दाब अधिक होता है। दूसरा प्रभाव देखते हैं, ताप का प्रभाव। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो टूटने लगेगा और वाष्प में परिवर्तन होने लगेगा। और ज़्यादा वाष्प ताप बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा वाष्प में परिवर्तन होगा। तो जितना ज़्यादा वाष्प में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा वाष्प दाब होगा।
वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तीसरा है अवाष्पशील विलय की उपस्थिति। अगर किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलय अगर मौजूद हो तो वाष्प दाब घट जाता है, अर्थात शुद्ध विलायक की वाष्प में परिवर्तन की दर अवाष्पशील विलय के रोकने के कारण, देखो बीच में आ जाने के कारण बहुत ही कम हो जाता है, अर्थात जो शुद्ध विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तन बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा कुछ इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हमको जाननी चाहिए अणुसंख्यक गुण धर्म को समझने से पहले या पढ़ने से पहले। ठीक है, वाष्प दाब के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग समझेंगे अणुसंख्यक गुण, द्रव्यों के अणुसंख्यक गुण, विलयनों के अणुसंख्यक गुण, विलयनों के अणुसंख्यक गुण। ठीक है, इनमें हम लोग ये सारे चीजें पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ठीक है।